हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेएसएससी पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी बेहतर तरीके से आपकी चल रही होगी। आज इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के अंतर्गत हम लोग मुगल काल पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडियन हिस्ट्री में मुगल काल बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मुगल काल से प्रश्न निश्चित रूप से जो है सो पूछे जाते हैं किसी भी परीक्षा में। तो अब सवाल उठता है कि मुगल काल में क्या क्या देखना है, कहाँ से देखना है, क्वेश्चंस कहाँ से जो है सो पूछे जाते हैं। तो आज जो है हम लोग इसी पर जो है सो बात करेंगे। यदि आप मुगल काल पढ़ रहे हैं या मुगल काल पढ़िएगा तो किन किन चीज़ों को बेहतर तरीके से आपको देख लेना चाहिए, है ना। तो देखिए, मुगल काल में सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए कि बाबर से लेकर औरंगजेब तक और औरंगजेब के पश्चात जो उत्तर मुगल शासक हुए 1857 तक, है ना। मतलब कि पॉलिटिकल जो हिस्ट्री है मुगल शासकों का, तो पॉलिटिकल हिस्ट्री को आपको बेहतर तरीके से सरसरी निगाह से जो है सो देखना चाहिए, है ना। बाबर से आपको जो है सो स्टार्ट करना है। तो बाबर में भी हम लोग पाते हैं कि बाबर का जीवन जो है वो युद्ध में बीता। तो बाबर के काल में, बाबर के समय कौन कौन सा युद्ध हुआ, उन युद्धों से संबंधित विशेषताओं को आपको बेहतर तरीके से देख लेना चाहिए। कौन सा युद्ध कब हुआ, किस युद्ध से संबंधित कौन सी विशेषताएं हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, है ना। फिर अगर हुमायूं की अगर हम लोग बात करें तो चौसा के युद्ध के पश्चात हुमायूं का जो निर्वासन हो गया, भारत जो हुमायूं छोड़ दिया, वो सिंध होते हुए ईरान चला गया। दोबारा जब हुमायूं आया और फिर से मुगलों या मुगल साम्राज्य की जो पुनर्स्थापना हुई, तो किन युद्धों से होकर के हुमायूं को गुजरना पड़ा। मतलब कि वापस जब हुमायूं आता है तो किन किन युद्धों को करते हुए वो जो है सो आगरा दिल्ली तक पहुंचता है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको आपको बेहतर तरीके से देख लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। फिर अगर हम लोग अकबर की बात करें तो अकबर के काल में हम लोग पाते हैं कि मुगलों का राज्य एक साम्राज्य में जो है सो बदल गया। बहुत सारे राज्यों को जीत करके अकबर ने मुगल साम्राज्य में मिलाया। तो अकबर का जो साम्राज्यवाद था, किन किन राज्यों को जीता, किन किन राज्यों से संबंधित, है ना, जो महत्वपूर्ण विशेषताएं थीं, उनको आपको पढ़ लेना चाहिए। कब किन राज्यों को जीता गया, उन राज्यों के किन शासकों को किसके द्वारा पराजित किया गया, है ना। एक बड़ा लंबा चौड़ा जो है सो लिस्ट है। तो अकबर के साम्राज्यवाद को, उसके द्वारा जीते गए राज्यों को, है ना, आपको बेहतर तरीके से पढ़ लेना चाहिए कि कब कौन सा युद्ध वो किया था, किन किन के नेतृत्व में किन किन राज्यों को जो है सो जीता गया था। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस मैचिंग फॉर्म में पूछे जाते हैं, मैच कराने से संबंधित पूछे जाते हैं, इसको देख लेना है। फिर अकबर की जो राजपूत नीति थी, तो राजपूत नीति की विशेषताओं को समझ लेना है, राजपूत नीति के तत्वों को जो है सो समझ लेना है कि आखिर राजपूत नीति में क्या क्या चीज होता था, है ना, किन किन राज्यों को, है ना। राजपूत नीति के अंतर्गत मुगल साम्राज्य का अंग बनाया गया था, है ना। किन किन राज्यों ने मुगल साम्राज्य का अंग बनने से इनकार कर दिया था। इसका पूरा का पूरा जो है सो फैक्ट आपको ध्यान में रख लेना चाहिए। अकबर की धार्मिक नीति को भी बेहतर तरीके से समझ लेना है। इबादत खाना से लेकर के तौहीद इलाही की घोषणा तक के इतिहास को आपको समझ लेना है। छोटा छोटा बहुत सारा फैक्ट है यहाँ पर, तो उससे प्रश्न जो है सो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अकबर के द्वारा जो सामाजिक कार्य किए गए थे, समाज सुधार से संबंधित कुछ प्रमुख कार्य किए गए थे, उसको भी बेहतर तरीके से आपको देख लेना चाहिए, है ना। फिर अगर हम लोग आगे बढ़ें, अगर हम लोग जहांगीर की बात करें तो जहांगीर के काल में भी कुछ राज्यों को मुगल साम्राज्य का अंग बनाया गया, उसको आपको पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। जहांगीर के समय में जो चित्रकला का विकास हुआ, तो चित्रकला को बारीकी से समझ लेना चाहिए।
कि जहांगीर के काल में चित्रकला की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं थीं, कौन कौन से प्रमुख चित्रकार थे, किन चित्रकारों से संबंधित कौन कौन सी विशेषताएं थीं, किन चित्रकारों ने किस प्रकार के चित्रों का जो है सो निर्माण किया, इससे भी प्रश्न जो है सो पूछे जाते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे शाहजहां के बारे में। तो शाहजहां के काल में जो भी प्रमुख मुगल स्थापत्य निर्मित हुए, उन स्थापत्यों से जुड़ी हुई विशेषताओं को आपको बढ़िया से समझ लेना चाहिए, क्योंकि अब प्रश्न जो है वो काफी बारीक पूछे जाने लगे हैं, है ना। मतलब सतही जानकारी या सतही ज्ञान से आपका काम नहीं चलेगा, आपको डेप्थ में जाकर के चीजों को देखना है ना। फिर अगर औरंगजेब के बारे में हम लोग बात करें तो औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी, है ना, कि क्या क्या औरंगजेब अपनी धार्मिक नीति के अंतर्गत करता है, किन किन चीजों को वो एक्सेप्ट करता है, किन किन चीजों को वो रिजेक्ट करता है, उसका पूरा का पूरा सूची आपको ध्यान में रख लेना चाहिए, है ना। उसी प्रकार से औरंगजेब के पश्चात के जो उत्तर मुगल शासक हुए, उनके बारे में भी एक सामान्य जानकारी आपको ले लेना चाहिए। मतलब कि बाबर से लेकर के बहादुर शाह जफर तक, है ना, जो पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट हुआ, इसको आपको जो है सो समझ लेना चाहिए बहुत सारे फैक्ट के साथ। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि फिर मुगल काल में मुगलों का जो कल्चर था, मुगलों की जो संस्कृति थी, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चाहे साहित्य का विकास हो, संगीत कला का विकास हो, चित्रकला का विकास हो, स्थापत्य कला का विकास हो, है ना। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मुगल संस्कृति को बेहतर तरीके से आपको समझ लेना चाहिए। मुगल काल में सामाजिक संरचना किस प्रकार की थी, है ना, समाज में कौन कौन सा तबका रहा करता था, किस तबका से संबंधित कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं थी, है ना। कुछ बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं मुगल समाज से संबंधित, तो वहां से भी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं और आपके सिलेबस में भी ये दिया हुआ है ना। फिर अगर मुगल काल की शासन व्यवस्था के बारे में बात करें हम लोग, तो मुगल काल के शासन व्यवस्था में सबसे पहले आपको तो मुगलों का जो प्रशासन था, तो मुगलों की प्रशासनिक संरचना की कुछ अनूठी विशेषताएं थी। तो उन विशेषताओं को करीब करीब 4-5 विशेषताएं हैं। तो उन विशेषताओं को और उनसे जुड़ी हुई जो अवधारणाएं हैं, उसको आपको बेहतर तरीके से पढ़ लेना चाहिए, है ना। जैसे कि मान लीजिए चेक एंड बैलेंस का जो पॉलिसी था, रोक एवं संतुलन की जो नीति थी, तो रोक एवं संतुलन का जो पॉलिसी जो था, ये मुगल प्रशासनिक संरचना का आधार था, है ना। तो इस रोक एवं संतुलन को किस प्रकार इंप्लीमेंट किया गया था, है ना, इसको आपको बेहतर तरीके से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, है ना। केंद्रीय प्रशासन से संबंधित जो भी अधिकारी थे, जो भी पदाधिकारी थे, उन अधिकारियों या पदाधिकारियों के कार्यों को जो है सो आपको पढ़ लेना चाहिए कि कौन सा पदाधिकारी किस प्रकार के कार्य करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, है ना। क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछेगा कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा जो है सो अधिकारी होता था जो मनसबदारों को सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत करता था। फिर मान लीजिए पूछेगा कि कौन सा अधिकारी होता था जो मनसबदारों की नियुक्ति की अनुशंसा करता था। कई प्रकार से प्रश्न जो है सो बनते हैं। तो केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत जितना भी पार्ट है ना, जितना भी विभाग था, विभाग से जुड़े हुए जो विभिन्न अधिकारी थे, उन अधिकारियों के कार्यों की एक सूची आप बना लीजिए और उसको आप ध्यान में रखिए, क्योंकि वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। प्रांतीय प्रशासन की शुरुआत अकबर के काल में हुई। किस प्रकार से मुगल साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था, कौन कौन से प्रांत थे, है ना, कुल प्रांतों की संख्या मुगल काल में कितनी रही, अकबर के काल में प्रांतों की संख्या कितनी थी, प्रांतों की संख्या का जो विकास हुआ, जो बढ़ोतरी जो हुआ, तो कब किसके काल में कितने प्रांत रहे, है ना। यहाँ से भी प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। इसको भी ध्यान रखना है। प्रांतीय प्रशासन से जुड़े हुए, प्रांतीय प्रशासन के विभिन्न विभागों से संबंधित विभिन्न अधिकारियों के कार्यों को आपको समझ लेना चाहिए। केंद्रीय अधिकारियों से प्रांतीय अधिकारियों के संबंधों को जो है सो आपको समझ लेना चाहिए। स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत फिर देखना होगा कि प्रांतों का विभाजन किस प्रकार से हुआ था, तो उसको भी आपको बेहतर तरीके से समझ लेना चाहिए। अकबर के राजत्व को भी बढ़िया से समझ लेना चाहिए। अकबर का राजत्व का जो कंसेप्ट था वो क्या था, अबुल फजल के द्वारा अकबर के राजत्व की व्याख्या किस प्रकार से जो है सो की गई थी, है ना। इसको भी आपको समझ लेना चाहिए, क्योंकि यहां से भी प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, है ना। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बातें हैं कि नगरों का प्रशासन कुछ अलग प्रकार से चलाया जाता था।
तो मुगल काल में नगरों का प्रशासन कैसे चलता था, कौन कौन से अधिकारी हुआ करते थे, किन अधिकारियों का क्या कार्य था, उसको समझ लेना है। किला और थाना का कंसेप्ट क्या था मुगल काल में, यहाँ से भी प्रश्न जो है सो पूछे जाते हैं। बंदरगाह प्रशासन भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बंदरगाह प्रशासन के भी कुछ अधिकारी थे जिनकी कुछ अनूठी विशेषताएं थी, तो उससे भी प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। न्यायिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, है ना, न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हुए जो भी तत्व थे मुगल काल में, तो वो भी आपको पढ़ लेना चाहिए, है ना। फिर सबसे महत्वपूर्ण कि मुगल प्रशासनिक जो व्यवस्था थी उसमें दो चीज आता है, एक मनसबदारी व्यवस्था और एक जागीरदारी व्यवस्था। तो मनसबदारी व्यवस्था के पूरे कंसेप्ट को आपको समझ लेना चाहिए कि मनसबदारी व्यवस्था क्या थी, उस व्यवस्था से संबंधित कौन कौन से प्रमुख तत्व थे, किस किस प्रकार का बदलाव विभिन्न बादशाहों के काल में आया था मनसबदारी व्यवस्था में। जैसे जहांगीर के काल में हम लोग पाते हैं कि क्या परिवर्तन आया मनसबदारी व्यवस्था में, है ना। दो अस्पा सिंह अस्पा का कंसेप्ट क्या था। फिर महाना वेतन जो शाहजहां लेकर के आया, तो महाना वेतन का क्या कंसेप्ट था, है ना। जागीरदारी व्यवस्था क्या थी, मनसबदार और जागीरदार में क्या अंतर होता था, जागीरदारी संकट की क्या स्थिति थी, इक्ता और जागीर में क्या अंतर था, ठीक है ना। मतलब कई प्रकार की चीजें जो है सो यहाँ पर आती हैं, तो उसको आपको समझ लेना चाहिए, है ना, क्योंकि समझ पर आधारित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था से, है ना। फिर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो मुगलों का जो भूराजस्व व्यवस्था था, है ना, भूराजस्व जो प्रबंधन था, तो भूराजस्व प्रबंधन से भी जो है सो प्रश्न पूछे जाते हैं। अकबर के काल में भूराजस्व व्यवस्था के अंतर्गत किस प्रकार का प्रयोग हुआ था, है ना। आइन ने जो दहसाला जो सिस्टम लाया अकबर, तो आइन ने दहसाला सिस्टम में कितने चरण होते थे, किस चरण की क्या विशेषताएं थी, लगान वसूली का क्या मानदंड स्थापित किया गया था, उन सब चीजों को बारीकी से आपको समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, ठीक है ना। फिर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो मुगल काल में कृषि संबंध किस प्रकार का था। तो मुगल काल में जो कृषि संबंध था, मतलब मुगल बादशाहों का किसानों के साथ किस प्रकार का जो है सो रिलेशन था, लगान की वसूली किस तरह से जो है सो होती थी, खुद मुकद्दम चौधरी या स्थानीय जमींदारों की क्या भूमिका होती थी, जागीरदारों की क्या भूमिका होती थी, उसको बेहतर तरीके से आपको समझ लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। मुगल काल में सिंचाई का क्या स्थिति था, फसलों के प्रकार के बारे में क्या जानकारी मिलता है, रबी की फसलें क्या क्या होती थी, खरीफ की फसलें क्या क्या होती थी, कितने प्रकार के फसलों की खेती मुगल काल में मुख्य रूप से होती थी, क्या क्या नई फसलों की खेती जो है वो मुगल काल में आरंभ हुई, है ना। जैसे कलम लगाने की परंपरा मुगल काल में जो आरंभ हुआ व्यवस्थित रूप से, तो क्या क्या हुआ था, है ना। पुर्तगालियों के द्वारा जो नए नए प्रकार के फसलों की खेती भारत में आरंभ की गई थी, तो मुगलों के काल में मुगल बादशाहों की इसमें क्या भूमिका रही थी, इन फसलों को अपने क्षेत्र में उगाने के लिए किस किस प्रकार का प्रयास किया गया था, ये भी आज का ट्रेंड है प्रश्न के रूप में पूछे जाने का। फिर मुगल काल में व्यापार वाणिज्य की जो स्थिति थी, किन किन चीज़ों का आयात होता था, किन किन चीज़ों का निर्यात होता था, जो वणिक वर्ग था, व्यापारियों का जो समूह था, तो हम लोग पाते हैं कि मुगल काल में कई प्रकार के व्यापारिक समूह थे, अपने अपने क्षेत्र में ये एक्टिव थे, उन समूहों के बारे में आपको जान लेना चाहिए, है ना। फिर हम लोग देखते हैं कि मुगल काल में व्यापार वाणिज्य से रिलेटेड बहुत सारे बंदरगाहों का जो है सो प्रयोग होता था। तो कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह मुगल कालीन थे, किन बंदरगाहों का लोकेशन कहाँ पर था, उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। फिर पाते हैं कि मुगलों के काल में जो मुद्रा व्यवस्था थी, तो मुद्रा व्यवस्था के अंतर्गत पाते हैं कि किस किस प्रकार की मुद्राओं का जो है सो प्रचलन था। जो सोने चांदी या तांबे के सिक्के जो मुगल काल में प्रचलित थे, है ना, मतलब त्रिधात्विक जो व्यवस्था थी, तो कौन कौन से सिक्के किन किन शासकों के काल में आए, है ना, उन सिक्कों से जुड़ी हुई जो विशेषताएं थी उसको आपको बारीकी से समझ लेना चाहिए, वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। फिर सबसे महत्वपूर्ण आजकल जो क्वेश्चंस पूछा जाने लगा है, वो पूछा जाने लगा है कि मुगल काल में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हुआ, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जो विकास हुआ, तो क्या क्या इससे महत्वपूर्ण बातें जुड़ी हुई हैं जो क्वेश्चंस के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो मुगल काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो विकास हुआ, तो उससे प्रश्न कई प्रकार से जो है सो पूछे जाते हैं कि मुगल काल में मान लीजिए बंदूकों का अगर प्रयोग होता तो किस प्रकार की बंदूकों का प्रयोग होता था, है ना। मुगल काल में
पूछा जा सकता है आपसे कि भाई जैसे अबुल फजल था, तो अबुल फजल को अमेरिका के खोज की जानकारी थी, लेकिन मुगल काल में गैलीलियो की खोज और न्यूटन की खोज की जानकारी नहीं थी। रक्त परिसंचरण जो हार्वे के द्वारा रक्त परिसंचरण का जो सिद्धांत दिया गया था, उस सिद्धांत के बारे में व्यापक जानकारी नहीं थी, है ना। समय की माप के लिए लोग क्या करते थे, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित कई प्रकार का जो धातु शोधन तकनीक वगैरह जो डेवलप था मुगल काल में, उससे भी प्रश्न बनाए जाते हैं, आजकल पूछे जाते हैं, है ना। ऐसे आप समझिए तो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी के क्षेत्र में या खगोल विज्ञान के क्षेत्र में कोई अभूतपूर्व उपलब्धि मुगल काल में अर्जित नहीं की गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग पाते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, है ना। तो सिर्फ मुगल काल आप अगर जो पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पॉलिटिकल हिस्ट्री पर आपको ध्यान नहीं देना है। पॉलिटिकल हिस्ट्री से तो प्रश्न रहते हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री तो आपको पढ़ना ही है ना। इसके साथ साथ जो टॉपिक आपको हम बताएं वो टॉपिक आपको बेहतर तरीके से जो है सो देख लेना चाहिए, है ना। अगर एस के पांडे की किताब में सारा चीज आपको नहीं मिल रहा है, अभी समय है आपके पास, तो आप हरिश्चंद्र वर्मा की किताब से भी चीजों को जो है सो देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुगल काल में अभी हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थिति, तो मुगल काल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास को लेकर के हर किताब में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हरिश्चंद्र वर्मा में आपको बहुत सारा चीज जो है सो मिल सकता है। तो हरिश्चंद्र वर्मा को आप कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और फिर प्रशासन, मनसबदारी, जागीरदारी व्यवस्था की बारीकियों के लिए आप जो है सो और भी बहुत सारी किताबों को पढ़ सकते हैं, है ना। जैसे सतीश चंद्रा की किताबों को जो है सो आप पढ़ सकते हैं। मतलब कहने का मेरा मतलब यही है कि मुगल काल अगर आप पढ़ रहे हैं तो इन चीजों पर आपको विशेष जो है सो फोकस करना चाहिए। आप इसको पढ़िए प्रॉपर वे में। कहीं भी कोई प्रॉब्लम अगर होता है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप अपने प्रश्न को रख दीजिएगा, है ना। निश्चित रूप से हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो खूब पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए, समर्पित भाव से जो है सो पढ़िए। निश्चित रूप से जो है सो आपको सफलता मिलेगा, क्योंकि आपके पास 2-2.5 महीने का ही समय बचा हुआ है और आपको पुरजोर तरीके से जो है सो चीजों को देखना है, पढ़ना है ना। एक चैलेंज के रूप में चीजों को लेना है, एक चैलेंज के रूप में पीजीटी एग्जाम को जो है सो आपको लेना है ना। आप ये मान करके पढ़ाई कीजिए कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको अब पीजीटी बनने से नहीं रोक सकती, है ना। तो पूरे उत्साह के साथ, जुनून के साथ, समर्पण के साथ जो है सो आप पढ़ाई कीजिए। किसी भी तरह का अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो निश्चित रूप से आप हमसे जुड़िए और अपने प्रॉब्लम को मेरे साथ जो है सो शेयर कीजिए। मैं निश्चित रूप से उसको सॉर्ट आउट करने का जो है सो प्रयास करूंगा, है ना। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और अतिरिक्त इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के जो है सो मिलेंगे। तो फिलहाल मुगल काल आप पढ़ रहे हैं तो उस तरीके से पढ़िए जो अभी हम आपको बताएं। तो आज इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।